हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के व्यूज़ को जानना है, दो मैनेजमेंट थिंकर को अंडरस्टैंड करना, उनके व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो वो जो दो हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स थे वो कौन थे? एक थे हमारे हेनरी फ्योल और दूसरे हमारे जो हैं उनका नाम क्या है? F.W. टेलर है। ठीक है। तो हेनरी फ्योल ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं या हम इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट, कई बार इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं और कई बार क्या कहते हैं? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और जो टेलर साहब हैं हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। इनको फ्योल को, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, और हम टेलर साहब को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये समझने की कोशिश करना, सर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डिराइव किए। ही डिराइव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और टेलर ने क्या किया? F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने सर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल डिराइव किए। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया। ठीक है। तो F.W. टेलर ने क्या किया? सर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया। ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया। और टेलर ने क्या किया? F.W. टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया और इनके साथ साथ इन्होंने 8 टेक्निक को डिराइव किया। ठीक है। ये जो 8 टेक्निक ये क्या करती हैं? ये इन 4 प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती थी। तो अब हमको क्या करना है? हमारा जो सेकंड चैप्टर है बिजनेस मैनेजमेंट का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इनके व्यूज़ को 14 प्रिंसिपल की स्टडी करनी है और इनके 4 प्रिंसिपल साथ साथ 8 टेक्निक की भी क्या करनी है? स्टडी करनी है। अब देखो, जो फ्योल के प्रिंसिपल थे या जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं या जो टेलर के प्रिंसिपल्स में मेन डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है इनके 14 प्रिंसिपल और इनके 4 प्रिंसिपल में, वो ये है कि सर इनके जो 14 प्रिंसिपल हैं ये क्या करते हैं? दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आप आगे कैरी ऑन करना, आपको पूरे प्रिंसिपल सारे आराम से समझ आएंगे। ठीक है। मेन जो डिफरेंस है, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं, ये 14 प्रिंसिपल क्या करते हैं? ये 14 प्रिंसिपल सर मैनेजर की एफिशिएंसी को क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं, उसको हेल्प करते हैं साउंड और रैशनल डिसीजन लेने में। जबकि हमारे ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल, ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो इन्हांस, बट दे इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ लेबर और द वर्कर्स। ये क्या करते हैं? सर ये लेबर और वर्कर की एफिशिएंसी, यहाँ लेबर या वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। जबकि जो हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल वो क्या करते हैं? वो मैनेजर की एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। मतलब इन 14 प्रिंसिपल के बेसिस पे मैनेजर क्या कर सकता है? मैनेजर साउंड और रैशनल डिसीजन ले सकता है, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ठीक है। और इनके टेक्निक्स, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं या जो इनकी टेक्निक्स हैं, वो क्या करती हैं? वो वर्कर की एफिशिएंसी को इन्हांस करती हैं। मतलब सर हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल पे एप्लीकेबल होते थे। जबकि जो टेलर के प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, वो किस पे अप्लाई होते हैं? वो हमारे ऑपरेटिव वर्कफोर्स पे अप्लाई होते हैं। ये वर्कर की एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं और वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, यूनिफिकेशन लेके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल डिराइव किए गए, इन 14 में से 5 प्रिंसिपल की स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन उन 5 प्रिंसिपल की स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा सा तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को स्टडी करने से पहले, उनको अंडरस्टैंड करने से पहले हमको एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को अंडरस्टैंड कर लेना है। मैंने माना कि मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम ये 4 डिपार्टमेंट तो होंगे। आप पहले इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लो। इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको अभी फ्योल के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम ये 4 डिपार्टमेंट होंगे। परचेज डिपार्टमेंट, जो क्या करता होगा? रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करता होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि इनके द्वारा परचेज के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता होगा सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में।
सेल्स डिपार्टमेंट जो इनके द्वारा प्रोड्यूस आउटपुट को क्या करता होगा, मार्केट में ऑफर करता होगा, सेल्स करता होगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो इन सारे डिपार्टमेंट की फंड की रिक्वायरमेंट को मीट करता होगा। भाई रॉ मटेरियल परचेज करना तो भी फंड की जरूरत है ना, प्रोडक्शन करना तो भी फंड की जरूरत है, और अगर सेल्स करना तो भी क्या फंड की जरूरत है। तो इन सारे डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता होगा, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट करता होगा। पक्की बात है। अब सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ परचेज डिपार्टमेंट में तो एग्जाम्पल अगर लेता हूँ तो जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड था उसका नाम क्या होता है, परचेज मैनेजर। ही इज द हेड ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या होगी, उसकी वर्किंग होगी मान लो सब मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज करना। ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज करना, उस रॉ मटेरियल के क्या करना, उस रॉ मटेरियल की लोडिंग और अनलोडिंग कराना, है ना। फिर उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना, और फिर उस रॉ मटेरियल को क्या करना, स्टोर करना, है ना। सर पक्की बात है, परचेज डिपार्टमेंट में कम से कम 4 वर्कफोर्स तो होंगे ही होंगे। वर्कर नंबर 1 जो क्या करता होगा, जो मार्केट में जाके रॉ मटेरियल को परचेज करता होगा। वर्कर नंबर 2 जो मार्केट से रॉ मटेरियल को लोड करता होगा और गोडाउन तक उनको क्या करता होगा, अनलोड करवाने की जिम्मेदारी जिसकी होगी। वर्कर नंबर 3 जिसका काम क्या होगा, जो रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके गोडाउन तक आ रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करना कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और वर्कर नंबर 4 जो होगा, ये क्या करता होगा सर, ये गुड्स की स्टोरेज को लेके बॉदर्ड होता होगा। ये डिसाइड करता होगा कितना सामान स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, ठीक है, और कैसे स्टोर करना है ताकि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको विड्रॉ किया जाए। इसी तरह सब परचेज डिपार्टमेंट ढेर सारे वर्कर्स होंगे। इसका हेड कौन होगा, परचेज मैनेजर। उसके अंडर में कई लोग काम कर रहे होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट हेड सेल्स मैनेजर, इसके अंडर में कई लोग काम कर रहे होंगे। यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर हेड होता है और इसके अंडर में कई लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं खाली भी परचेज डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल तुमसे ले रहा हूँ कि परचेज डिपार्टमेंट में मान लो हेड कौन था, परचेज मैनेजर। और परचेज मैनेजर के अंदर क्या थे, ये 4 लोग थे। इन चारों लोग का काम क्या था, प्री डिसाइडेड था, पहले से डिसाइडेड था। ठीक है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मैंने तुमको दिखा दिया। अब अगर हम पहली बात करें फ्योल के प्रिंसिपल की बात करें तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। हम फ्योल्स हमने जो 14 प्रिंसिपल डिराइव किए, उस 14 प्रिंसिपल में हमने पहला प्रिंसिपल क्या लिया, डिवीजन ऑफ वर्क। अब फ्योल ने डिवीजन वर्क में क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्किंग परफॉर्म की जाती है उन टोटल वर्किंग को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। फ्योल ने यही कहा डिवीजन वर्क में, उन्होंने बड़ी सिंपल बात कही। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्क परफॉर्म किए जाते हैं उन टोटल वर्क को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, और फिर उन वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए जिनको हम क्या कहेंगे, जॉब कह देते हैं। तो जॉब समझ लो, जॉब क्या है, जॉब ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल वर्किंग होती है उन वर्क की एक स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है, जॉब कहलाती है। जैसे कि अब ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारे वर्क थे, बहुत काम थे। उसमें देखो एक जॉब क्या होगी, एक जॉब होगी रॉ मटेरियल को परचेज करने की। एक जॉब क्या होगी सर, रॉ मटेरियल को लोड और अनलोड कराने की, मार्केट में से लोड कराने की और गोडाउन पे अनलोड कराने की। एक जॉब क्या होगी, क्वालिटी चेक की। एक जॉब क्या होगी, स्टोरेज डिसाइड करने की, होगी ना। तो सर फ्योल ने यही कहा डिवीजन ऑफ वर्क में कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल वर्किंग होती है उन पूरी की पूरी वर्किंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे 4 क्या होगी, मेरे एग्जाम्पल ये 4 बन गई हमारी जॉब। ये 4 हो गए अभी फिलहाल जॉब, और भी जॉब होंगी। मैं तुमको सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के जॉब्स की बात कर रहा हूँ, तो मान लो परचेज डिपार्टमेंट में ये 4 तरह की जॉब थी। फ्योल ने आगे क्या कहा, डैड ये जो जॉब है ना ये किसी भी ऐरे गैरों को नहीं दे दी जाए। ये किसको दी जाए, ये जॉब ऐसे लोगों को इंटरेस्ट की जाए जो क्या है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनको इस जॉब को कैरी ऑन करने का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करना था तो मैंने वर्कर ए को दे दिया, लेकिन वर्कर ए क्या था, वो एक्सपीरियंस था और एक्सपर्ट था, उसको रॉ मटेरियल की पूरी बढ़िया नॉलेज थी, उसको मार्केट की एक्चुअली पूरी नॉलेज थी। क्योंकि इसको मार्केट की पूरी नॉलेज है तो ये जानता है कि ये रॉ मटेरियल किस मार्केट में किस प्राइस पे कैसे कब मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है, मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज कर सकता है ना। सर दूसरा, सर लोडिंग और अनलोडिंग काम ने वर्कर नंबर 2 को दिया। क्यों दिया, क्योंकि सर इसका हो सकता है वर्कर से अच्छा कॉन्टैक्ट हो, जो ट्रांसपोर्ट एजेंट है उनसे अच्छा कॉन्टैक्ट हो, तो ये क्या, क्योंकि अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ करके अच्छे से क्या कर सकता है, सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करा सकता है। क्वालिटी चेक के लिए मैंने वर्कर नंबर 3 को रखा, क्यों, क्योंकि इसका अच्छा नॉलेज था रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल को देख के उसकी क्वालिटी को डिसाइड कर सकता था और जान सकता था वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
है ना। तो इसी चीज़ पे फोकस किया फ्योल साहब ने, और उन्होंने क्या कहा डिवीजन वर्क में, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्किंग होती है उन टोटल वर्कों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको छोटी छोटी यूनिट्स पे डिवाइड करना चाहिए, जिसको क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। और ये जॉब सर ऐसे लोगों को इंटरेस्ट करनी चाहिए, ये जॉब ऐसे लोगों से कैरी ऑन करानी चाहिए जो उस फील्ड के क्या हो, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, है ना, उनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन हो, नेसेसरी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ऐसे लोगों से इन जॉब को क्या करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपीरियंस लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से वर्क को, जॉब को परस्यू कराएंगे तो हर जॉब में क्या होगी, हर जॉब में आएगी स्पेशलाइजेशन। और जब जॉब में, हर जॉब में स्पेशलाइजेशन आएगी तो क्या होगा, इस डिपार्टमेंट का वर्क बेटर क्वालिटी का होगा, बेहतरीन क्वालिटी का होगा। होपफुली मेरी बात तुमको समझ आ रही है। तो डिवीजन वर्क में यही कहा गया, इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था टू ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन इन द वर्क, टू ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क। द डिवीजन ऑफ वर्क का मेन फोकस क्या था, टू ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, टू ब्रिंग द एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी को लेकर आना, ठीक है, और इफेक्टिवनेस को लेकर आना, एंड इफेक्टिवनेस। दिस इज व्हाट द मेन फोकस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और ये कहता क्या था, दैट टोटल वर्क which is to be performed in an organization must be divided into small units and those units are known as job and the job must be entrusted to the most suited person। यहाँ पे suited person का मतलब क्या है, those person who are the experienced expert, ठीक है, qualification, only the job must be assigned to those person so that they can perform the work in the best possible manner, ताकि वो क्या कर पाएँ, वो दिए गए काम को सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे शानदार तरीके से पूरा कर पाएँ। जिससे वर्क में क्या आएगी, वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगी, ठीक है, वर्क टाइमली पूरा होगा और रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करके क्या होगा, पूरा हो जाएगा। दिस इज व्हाट द एम्फेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और अगर तुम देखो तो तुम्हारे स्कूल में भी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क एप्लीकेबल होता है, विश्वास मानो। आपके स्कूल के टोटल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई किया गया और उनको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मैं पीजीटी कॉमर्स बन गया, कोई पीजीटी फिजिक्स बन गया, कोई पीजीटी केमिस्ट्री बन गया, कोई पीजीटी मैथ्स बन गया, है ना, कोई टीजीटी टीचर्स बन गए, इंग्लिश बन गए, है ना। तो क्या हो गया सर, आपके स्कूल में भी वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का पूरा जो काम था, उस काम को छोटे छोटे यूनिट्स पे डिवाइड किया गया और उन काम को कैसे करवाया गया, उन एक्सपर्ट से करवाया गया जिनके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन थी, इससे रिलेटेड नॉलेज था, इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस था, ठीक है। मुझे स्कूल में किस जॉब पोजीशन रखा गया, मुझे रखा गया सब पीजीटी कॉमर्स की जॉब पोजीशन में। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। मेरे पास जो नॉलेज था वो कॉमर्स के नॉलेज था, मेरे पास जो डिग्री थी वो कॉमर्स स्ट्रीम की डिग्री थी। मैंने बीकॉम, एमकॉम, अपनी रिसर्च, MBA सब कुछ कहाँ से किया सर, सब कुछ कॉमर्स के स्ट्रीम से ही किया हुआ है। इसलिए मुझे कहाँ, किस जॉब पर रखा गया, पीजीटी कॉमर्स की जॉब पर रखा गया, है ना। होपफुली मेरी बात समझ आ रही है। दिस इज व्हाट द एम्फेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, दैट इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पैरिटी मीन्स व्हाट ओवर हियर, पैरिटी मीन्स बैलेंस, ठीक है। पैरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरिटी का मतलब है बैलेंस। नाउ वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सी अथॉरिटी मीन्स व्हाट, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। किसी डिसीजन को लेने का पावर जो है ना, वही क्या है, वही अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी की वजह से जो आपकी ऑब्लिगेशन, जो दायित्व डिसाइडेड हो जाता है ना, वो क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल दैट इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। किसी डिसीजन को लेने का जो पावर है, वही क्या है, वही आपकी अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी की वजह से जो आपके ऑब्लिगेशन राइज कर जाते हैं ना, वो क्या बन जाती है, वही आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये प्रिंसिपल कहता है देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सर अगर दोनों में बैलेंस होगा तभी वर्किंग को परफॉर्म किया जा सकता है, अदरवाइज वर्किंग को परफॉर्म किया जा सकता नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ गो पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है हमेशा, और दोनों में बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। जैसे तुम एग्जांपल याद करो, एग्जांपल तुमको लेता हूँ। बचपन में सर जब आप छोटे थे तो क्या होता था, आपके क्लास टीचर जो थे, क्लास के किसी एक बच्चे को बना देते थे क्लास मॉनिटर, है ना। क्लास टीचर क्या करता था, क्लास के किसी एक बच्चे को क्लास मॉनिटर बना देता था। अब जैसे क्लास मॉनिटर बना दिया तो सर ने क्या की, क्लास टीचर ने उस बच्चे को अथॉरिटी दे दी
किस चीज़ की अथॉरिटी दे दी कि भैया क्लास टीचर के यहाँ टीचर के क्लास में ना रहने पे वो क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, वो किसी बच्चे को पनिश कर सकता है, क्लास के बाहर भेज सकता है, और बच्चा बात ना माने तो बच्चे के नाम बोर्ड पे लिख सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी थी? दिस इज द अथॉरिटी विच रेस्ट ओनली विद द क्लास मॉनिटर। जो क्लास मॉनिटर था उसके पास ये अथॉरिटी थी, है ना। लेकिन जैसे उसके पास ये अथॉरिटी आई कि वो क्या करे, टीचर के ना रहने पे वो क्लास को माइंड करे, किसी बच्चे का नाम लिख दे, और अगर बच्चा बात ना माने तो उसको क्लास के बाहर भेज दे, ठीक है, पनिश भी कर सकता था, छोटी क्लास में होता था, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास, मॉनिटर के पास ये अथॉरिटी थी तो उसकी अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज कर गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज कर गई? कि टीचर के ना रहने पर क्लास डिसिप्लिन को मेनटेन रखना, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रहे, ये उसकी क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। तो अथॉरिटी के साथ साथ अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? राइज कर जाती है। तुम्हारा एग्जांपल बिल्कुल कॉमन सा, तूने हमेशा देखा अपनी क्लास में बचपन में, जिस बच्चे के पास, जो बच्चा मॉनिटर था उसके पास अथॉरिटी आ गई, कोई बच्चे का नाम लिख सकता है क्लास में, है ना। उस बच्चे, वो क्या करता, बच्चे को क्लास के बाहर भेज सकता है, बच्चा बात ना माने तो दूसरे बच्चों को, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसकी जिम्मेदारियाँ भी आगे, जिम्मेदारी के आगे कि क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये उसकी क्या थी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गई, मान लो क्लास टीचर ने बोल दिया बच्चे को, क्लास मॉनिटर को, कि तुम मार भी सकते हो बच्चों को, गिरा के मारो, कोई बच्चा बात नहीं मानता, तब क्या होगा? सर अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, तो वो क्या करेगा? क्लास मॉनिटर अपनी अथॉरिटी का सब मिसयूज़ करेगा, जिस बच्चे उसको दुश्मनी थी उसको गिरा के मारेगा खूब कायदे से, और बाकी को कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर अथॉरिटी कम है, टीचर ने कह दी नहीं तुमको खाली देखना है कि कोई बच्चा बात ना करे, और तुम ना किसी को पनिश कर सकते हो, ना तुम किसी को बोर्ड पर नाम लिखोगे, अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी कि तुमको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तब बताओ, अब क्लास मॉनिटर क्या क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है? ना जी ना सर, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है ही नहीं, तो क्लास मॉनिटर क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन भी कर सकता नहीं है। बस वही कॉन्सेप्ट हमारा सर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट में, हमने सर इस वर्कर फर्स्ट को क्या काम असाइन किया था कि वो क्या करे, वो बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल को परचेज करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वर्कर फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो मार्केट से बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल को क्या करे, परचेज करे, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अगर मैंने लेबर फर्स्ट को ये अथॉरिटी नहीं दी कि भाई, मैंने मतलब परचेज मैनेजर ने, अगर परचेज मैनेजर ने लेबर फर्स्ट को ये अथॉरिटी नहीं दी कि बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए वो अपने पसंद की मार्केट को डिसाइड कर सकता है, वो सर सही सेलर को चूज़ कर सकता है, अगर ये उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज कर सकता नहीं है। फिर से मैं तुमको समझाता हूँ। लेबर फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टू परचेज बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेबर फर्स्ट की, क्या करने की? बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज करने की। लेकिन अगर परचेज मैनेजर ने इनको अथॉरिटी नहीं दी, अथॉरिटी क्या, इनको अगर ये पावर नहीं दिया कि ये लेबर फर्स्ट डिसाइड कर सकता है, क्या डिसाइड कर सकता है? मार्केट और सप्लायर, ये डिसाइड कर सकता है, ठीक है, कि वो मार्केट डिसाइड कर सकता है किस मार्केट से कौन से रॉ मटेरियल को कब परचेज करना है, उस सप्लाई डिसाइड कर सकता है कि उस मार्केट में किस सप्लाई से रॉ मटेरियल को परचेज करना है। अगर लेबर फर्स्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है तो वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता नहीं है। परचेज मैनेजर खाली बोले लेबर फर्स्ट को, जाओ इस दुकान से जाके, इस शॉप से जाके रॉ मटेरियल को परचेज करो और रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का हो, तो भी अगर तुमने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने लेबर फर्स्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी शॉप से जाके क्या करेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, तो अब उस शॉप पे जैसा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वही रॉ मटेरियल वो परचेज कर सकता है, क्वालिटी की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो यही बात है कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी ज़रूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी का होना भी ज़रूरी है। जैसे मेरे एग्जांपल में लेबर फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? बेस्ट क्वालिटी और रॉ मटेरियल को परचेज करने की। तो ये बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल को परचेज कर पाए, इसके लिए प्रोडक्शन परचेज मैनेजर ने क्या किया, इसको अथॉरिटी दी कि वो क्या करे, वो अपने पसंद की मार्केट भी चूज़ कर सकता है और साथ साथ सप्लायर भी चूज़ कर सकता है, प्राइस को लेके बार्गेन भी कर सकता है। जब उसके पास ये अथॉरिटी आ जाएगी तो अब लेबर फर्स्ट क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, एनालाइज करेगा अलग अलग सप्लायर्स को, और फिर उस सप्लायर से रॉ मटेरियल को परचेज करेगा जिसके पास बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल भी थे और मिनिमम प्राइस पे था, कम से कम प्राइस पे था, ठीक है। दे मस्ट बी ए बैलेंस। एट द सेम टाइम फ्यॉल ने कहा सर पैरिटी मीन्स बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होपफुली आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो क्लियर है।
तो अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, बैलेंस का यहाँ पे मतलब क्या था। यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक सुपरसीड कर गया, सपोज अथॉरिटी एक्सीड कर गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यहाँ अथॉरिटी फॉल्स आउट हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो देयर राइज ए प्रॉब्लम। ना तो ये सिचुएशन सुटेबल है, ना तो ये सिचुएशन सुटेबल है। ठीक है, अगर अथॉरिटी एक्सीड कर जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में, तो चांसेस क्या होती है, चांसेस होती है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अगर अथॉरिटी हमारी क्या कर गई, अगर हमारी अथॉरिटी एक्सीड कर गई, मतलब पावर तो बहुत ज़्यादा है और जिम्मेदारियां कुछ नहीं है, बहुत कम है। अगर पावर बहुत ज़्यादा है और जिम्मेदारियां बहुत कम है, तो सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो हमारी अथॉरिटी है उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल बताया कि अगर क्लास टीचर ने बोल दिया क्लास मॉनिटर को, तो बेटा तुम किसी बच्चे को मार भी सकते हो, तो अब क्लास मॉनिटर क्या करेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास को डिसिप्लिन को मेंटेन करना, लेकिन उसके बाद अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों का नाम भी लिख सकता है, वो क्लास के बाहर भी भेज सकता है, साथ साथ किसी बच्चे को मार भी सकता है। तो अपनी पावर का वो मिसयूज जरूर से करेगा। ठीक है, और वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर अथॉरिटी एक्सीड करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में, तो क्या होगा सर, चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी राइज कर जाती है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को अफेक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। और अगर अथॉरिटी क्या है, कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा सर, टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर सर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो सिचुएशन क्या होगा, उस सिचुएशन में जो दिया गया टास्क है, हम उस टास्क को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते ही नहीं हैं, है ना। सर आपने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि जाकर भैया रॉ मटेरियल परचेज करो, लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दी, इनको पावर नहीं दिया कि मार्केट डिसाइड करे या सप्लायर डिसाइड करे, तो अब ये तो बाउंड हो गए। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल परचेज करने को बोला, इनको मार्केट चूज करने की परमिशन नहीं दी, सप्लायर चूज करने की परमिशन नहीं दी, तो आप जिस सप्लायर से बोलेगे उसी सप्लायर से जाके मटेरियल परचेज करेगा। उस सिचुएशन में जो रॉ मटेरियल फर्म में आएगा वो बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, और हो सकता है वो ओवर चार्ज भी हो, ओवर प्राइस भी हो। ठीक है, तो इसलिए फ्योल ने कहा देयर मस्ट बी बैलेंस, दैट इज अथॉरिटी मस्ट इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले डिसाइड किया जाए और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाए, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाए, ताकि क्या हो, ताकि अथॉरिटी का मिसयूज भी ना हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा भी किया जा सके। दिस इज व्हाट द एम्फेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, द थर्ड प्रिंसिपल इज व्हाट, द थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड देखो क्या कहता है, ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट हैं, दे मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर बॉस ओनली। इनको क्या होना चाहिए, इनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक बॉस से ही मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड मस्ट बी आंसरेबल टू हिम ओनली। ठीक है, यही कहता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कह रहा है यूनिटी कमांड, दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम स्पेसिफिक बॉस ओनली and they must be answerable or accountable to that specific boss only। इनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, जो सबऑर्डिनेट जो वर्कर्स का ग्रुप है, उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक बॉस से मिलना चाहिए, और उसी बॉस को ये क्या होने चाहिए, उसी बॉस को ये आंसरेबल होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए। जैसा कि देखो हमारे परचेज डिपार्टमेंट में बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट है सर, दे आर अकाउंटेबल टू देयर प्रोडक्ट परचेज मैनेजर ओनली। जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स हैं, ये क्या है, ये सारे सारे आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं किसको, परचेज मैनेजर को। और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन किससे रिसीव कर रहे हैं, ये परचेज मैनेजर से ही कर रहे हैं, है ना। अब सर यूनिटी ऑफ कमांड को क्यों फॉलो करना चाहिए, सर यूनिटी ऑफ कमांड को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट को एक से ज़्यादा बॉस क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं। मान लो एक बॉस ये है, बॉस नंबर 1, और अगर एक से ज़्यादा बॉस, मतलब सेकंड बॉस एक कोई और आ गया, ये भी क्या कर रहा है, ये भी ऑर्डर्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अब इसने भी ऑर्डर्स दिए और इसने भी ऑर्डर्स दिए, और मान लो बॉस नंबर 1 का जो ऑर्डर है वो बॉस नंबर 2 के ऑर्डर से बिल्कुल अलग है, तो क्या होगा, इट विल गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ क्योस एंड कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
है ना। पहली प्रॉब्लम क्या राइज करेगी, क्योज एंड कंफ्यूजन। वर्कर्स को सर दोनों बॉसेस ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। अगर वर्कर को दोनों बॉसेस ने ऑर्डर दे दिया तो वर्कर क्या होंगे, वर्कर कंफ्यूज होंगे, किसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए और किसके ऑर्डर को फॉलो ना किया जाए। पहली प्रॉब्लम राइज करेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या राइज करेगी, सर इट विल हेल्प द वर्कर्स, वर्कर की मदद करने लग जाएगा इन escaping from responsibility। escaping from responsibility का मतलब क्या है कि सर दोनों बॉसेस ने, बॉस नंबर 1 और बॉस नंबर 2 दोनों ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिए वर्कर्स को। तो अब वर्कर बॉस नंबर 1 से ये कह के बच सकता है कि हम बॉस नंबर 2 का काम कर रहे थे, और बॉस नंबर 2 से ये कह के बच सकता है कि हम तो बॉस नंबर 1 के ऑर्डर्स तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम आपका काम नहीं कर पाए। मतलब वर्कर ने दोनों में से किसी का काम नहीं किया और इनको एक्सक्यूज क्या दिया बॉस नंबर 1 को कि हम बॉस नंबर 2 का काम कर रहे थे इसलिए आपका काम हो पाया नहीं, और बॉस नंबर 2 का एक्सक्यूज क्या दिया कि हम बॉस नंबर 1 का काम कर रहे थे इसलिए आपका हम काम कर पाए नहीं। तो एट द सेम टाइम एक तो क्योज और कन्फ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो गया। सारे वर्कर कंफ्यूज हैं, जो काम करना चाहते हैं वो तो कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रहा है सर किसके बात मानी जाए किसकी बात नहीं मानी जाए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। दूसरा, कुछ ऐसे वर्कर थे जो काम नहीं करना चाहते ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी मदद होने लग गई। वो क्या करने लगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने लगे, बचने लग गए। वो काम भी पूरा नहीं करते थे और फिर बहाना भी उनके पास था। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी, तीसरी प्रॉब्लम होगी ईगो क्लैश। बड़ी खतरनाक चीज़ है ये ईगो क्लैश। अगर वर्कर्स ने मान लो बॉस नंबर 1 का काम पूरा कर दिया और बॉस नंबर 2 का काम नहीं किया, तो अब बॉस नंबर 2 में क्या होगी, ईगो क्लैश होगी, है ना। ये इनसे कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। यहाँ वर्कर अगर बॉस नंबर 2 की बात ज़्यादा मान रहे हैं और बॉस नंबर 1 की बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा, इनको ईगो क्लैश होगी और इनकी बॉस नंबर 2 से क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ने लग जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसीलिए फ्योल ने क्या कहा, फ्योल ने कहा सर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर बॉस ओनली एंड मस्ट बी अकाउंटेबल टू देम ओनली। एक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, और ये क्या करेंगे, ये सबऑर्डिनेट उसी बॉस को क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द टास्क। ठीक है। दूसरा जो बॉस है वो एक ही ग्रुप को ऑर्डर से इंस्ट्रक्शन देगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा होना शुरू होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज करना शुरू कर देंगी। क्या प्रॉब्लम हमारी, क्योज और कन्फ्यूजन की, एस्केपिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और ईगो क्लैशेस की। होपफुली दिस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज क्लियर। वही यहाँ पे भी हो रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट जितने वर्कर थे उन सबको ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन किससे मिलेगा, परचेज मैनेजर से मिलेगा, और वो आंसरेबल किसको होंगे, वो आंसरेबल भी परचेज मैनेजर को ही होंगे। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन कौन देगा, उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देगा प्रोडक्शन मैनेजर, और वो किसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे। होपफुली दिस प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये जो फ्योल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या, देखो डिसिप्लिन अपने में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है। तो जब फ्योल ने बात की डिसिप्लिन की इन कंटेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कुछ पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया। किस पे फोकस किया, हेड फोकस ऑन द सिंसियरिटी, पहला सिंसियरिटी, सेकंड क्या था, कैरिंग आउट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड वन इज नॉट फेथ इन द पॉलिसीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब फ्योल ने बात की डिसिप्लिन की इन कंटेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने पहला क्या कहा, उन्होंने कहा दैट एम्प्लॉय मस्ट बी सिंसियर। सिंसियर मीन्स he must take his work, his job seriously। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसको सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर का मतलब क्या है कि उसको अपने वर्क को, अपनी जॉब को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर देना चाहिए, ये है सिंसियरिटी। सर अगर आप अपने वर्क को लेकर सिंसियर नहीं हो ना, अगर केयरलेस हो, तो क्या होगा, आप वर्क को सर यहाँ तो टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे, यहाँ तो कंप्लीट करोगे तो सर इफेक्टिव या एफिशिएंट वे से कंप्लीट नहीं करोगे, जिसका लॉन्ग रन में जो नुकसान होगा वो किसको होगा, वो होगा ऑर्गेनाइजेशन को। होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो सर यहाँ पे हमारा परचेज मैनेजर है, ये लेबर 1 है जिसका काम क्या है, और रॉ मटेरियल को परचेज करना। अगर इसने सिंसियरली अपने काम को पूरा नहीं किया, मतलब इसने रॉ मटेरियल को परचेज करते समय, ठीक है, प्रॉपर केयर ना बरती, ठीक है, और यहाँ का जो क्वालिटी चेक करने के लिए इंडिविजुअल था लेबर नंबर 3, उसने सही जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी थी उसको चेक नहीं किया, तो उसका असर
क्या होगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। अगर इन्फीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किया, मतलब इसने अपने काम को सिंसियरली नहीं कैरी ऑन किया, ईमानदारी से नहीं कैरी ऑन किया, सीरियसली नहीं लिया, इसने अपने काम को सीरियसली नहीं लिया, तो क्या होगा पता है, अब जबकि इन्फीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है तो आउटपुट जो होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। जब आउटपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो सर कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को, जो कंपनी का नाम से पहले से अवेयर था, हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से परचेज़ कर रहा था, इस बार जब वो परचेज़ करेगा ना तो उसको क्वालिटी सही लगेगी नहीं, और फिर आगे से कभी हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, जैसे कंपनी की सेल एडवर्सली इफेक्टेड होगी, और अल्टीमेटली लॉस कौन बियर करेगा, अल्टीमेटली द लॉस विल बी बियर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एम्प्लॉय सिंसियर नहीं है, अपने काम को सीरियसली नहीं लेता है, या अगर वो केयरलेस है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में किसको भुगतना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब शॉल साहब ने डिसिप्लिन की बात की तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या रेज किया, सिंसियरिटी, डेट एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सिंसियर रिगार्डिंग देयर वर्क, दे मस्ट कैरी ऑन द वर्क, ठीक है, विद इन टाइम, एंड दे मस्ट टेक देयर वर्क सीरियसली। वो अपने टाइम के अंदर ही क्या करें, वर्क को पूरा भी कर लें और अपने काम को क्या करें, सीरियसली भी लें। दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ सिंसियरिटी। सेकेंड क्या था, सेकेंड था दे मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर सुपीरियर। ऑर्गेनाइजेशन में सर सुपीरियर जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है, उन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को वर्कर क्या करे, फॉलो करे, और उन्हीं ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करे, वर्क को सर कैरी ऑन भी करे। हर ऑर्गेनाइजेशन में सर क्या होता है, सर कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या वर्क को शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और जनरली एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, वो थोड़ा केयरलेस हो जाता है, ठीक है। तो जनरली इसका जो खामियाजा होता है वो किसको भुगतना पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में सर ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, मतलब वो क्या करे, वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को भी टाइमली फुलफिल करे, एक तो अपने सीनियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करे और उसको फुलफिल भी करे, और दूसरा इंस्ट्रक्शन को भी क्या करे, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करे, उसको भी कैरी ऑन करे। जैसे कि कई बार तुम देखो सर, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ के क्या करते हैं, वायर्स की रिपेयरिंग करते हैं, सबसे रिस्की काम है ना। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़े तो इससे पहले क्या हो, इससे पहले उस पूरी एरिया की लाइट कट हो जानी चाहिए, वो पूरे मैकेनिज्म जो हाथ में ग्लव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेने के बाद ही उनके साथ साथ एक असिस्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट मशीन होनी चाहिए, उन सबके साथ ही वो क्या करें, वो किसी पोल पर जाएँ इलेक्ट्रिक को सही करने के लिए। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर वर्कर इन सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे तो विश्वास मानो सर, जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, जो क्लैमिटीज़ होती है ना, एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगी या ना के बराबर रह जाएंगी। लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या होते हैं सर, इसीलिए ये एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई किसी, हमेशा जनरली तुम सुनने आ रहा होगा कि वर्कर को करंट रख दिया, उसमें इलेक्ट्रिशियन को करंट लग गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया डिसिप्लिन में कि वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को भी परस्यू करें, कैरी करें, एक्सेप्ट करें टाइमली, साथ साथ वर्क को शुरू करने से पहले जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को परस्यू करें। नेक्स्ट क्या है, फेथ इन द पॉलिसीज विच इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ईच वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव फेथ इन द पॉलिसी विच इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर, हर वर्कर की फेथ होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, किस पे, उन पॉलिसीज पे जो कि फॉर्मुलेट किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा या उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड के द्वारा। हर डिपार्टमेंट की फेथ होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, किस पे सर, उन पॉलिसीज पे जो कि फॉर्मुलेट किया गया टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा या उनके डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा। क्योंकि जब तक वर्कर्स का सर ऑर्गेनाइजेशन की या अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर की पॉलिसी पे फेथ नहीं होगा सर, तब तक वर्कर्स सर टाइमली अपने काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, है ना, या इस ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर इन डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा ना किया गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही ये सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ठीक है। और अगर इन सारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाएगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो पाएगा, अटेन हो पाएगा। तो वर्कर का फेथ होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में
उनका फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा सकता है, और ये पूरी कोशिश भी करें अपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। तभी जब हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। ठीक है, अब मैंने तुमसे आज 5 प्रिंसिपल की बात की थी, लेकिन मैं तुमको सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, मैं बाद की क्लास में बाकी 4 प्रिंसिपल को डिस्कस करूँगा और तीसरी क्लास में बाकी प्रिंसिपल को डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू सो मच।